हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, हमने कल यहाँ तक जान लिया था, आर्टिकल 18 तक हमने कल कवर कर लिया था। ओके, तो आज हम 19 से लेके बाकी का कवर करेंगे। होपफुली आज पूरा कवर कर पाएँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 19 से। 19 टू 22 इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, किस किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात यहाँ पर की गई है वो हम यहाँ पर जानेंगे। स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 19 के साथ। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए, इसमें यहाँ पर केवल एक मेंशन की गई है, बाकी इसमें जो है हमारे 6 क्लॉज दिए गए हैं आर्टिकल 19 में। ओके, 19 ए कहूँ या फिर 19(1) कहूँ मैं उसको, उसमें बोला गया है वाक एवं अभिव्यक्ति, यानी कि आपको अपनी बात को बोलने का, अपनी चीज़ को एक्सप्रेस करने का पूरा पूरा राइट होगा। उसके अलावा 19(b) जिसमें आपको सम्मेलन करने का या फिर मतलब एक शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का, कहीं पर आप कोई एग्जाम्पल आप कोई प्रोटेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो शांतिपूर्ण आप सम्मेलन कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो उस चीज़ को, इसका आपको राइट है। ठीक है, फंडामेंटल राइट है आपका। उसके अलावा संघ बनाने का अधिकार भी दिया गया है इसमें आर्टिकल 19(c) में, यानी कि आप कोई भी राजनीतिक दल या फिर कोई भी सभा या फिर कोई भी कमेटी बनाने का आपको पूरा पूरा राइट है। ठीक है, ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। उसके अलावा है आपका आर्टिकल 19(d). ठीक है, इसमें 6 है, चौथा चल रहा है आपका। 19(d) में दिया गया है कि आपको कहीं पर भी, यानी कि पूरे इंडिया के किसी भी राज्य में आपको प्रचार करने का, यानी कि संचरण करने का पूरा पूरा राइट होगा। ठीक है, उसके अलावा आर्टिकल 19(e) या फिर 19(5) कह सकते हो, इसमें आपको भारत में कहीं पर भी निवास करने का अधिकार है। ठीक है, भारत के किसी भी राज्य में। उसके अलावा 19(f), ठीक है, 19(6) कह सकते हो, लास्ट जो है, इसमें आपको पूरे ही इंडिया में कहीं पर भी आपको बिजनेस करने का राइट है। ठीक है, किसी भी राज्य में। अब आप ये सोचते होंगे, जब इतने राइट मिले फिर तो हम कहीं पर भी जाके कुछ भी कर सकते हैं। इनके कुछ अपवाद भी होते हैं, यानी कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। ठीक है, आप अनुसूचित जाति के जो जनजातियों के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जाकर के उनका हनन हो या फिर उनके क्षेत्र का हनन हो, उनकी बस्ती को हटाया जाए, ऐसी जगहों पर जाकर के आप अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो। कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, बट वो यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है बताना, क्योंकि हम एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, केवल मेंस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। इस वजह से इतना ही बताया जाएगा जितना इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, राइट। अपवाद कभी नहीं पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में, दैट्स वाई यहाँ मैं उसको नहीं बताऊंगी। ठीक है, किस आर्टिकल में क्या प्रावधान है यहाँ इतना इम्पोर्टेंट है। ओके, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 20 की। ठीक है, सो इसमें क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। अब इसमें 3 क्लॉज दिए गए हैं, 3 प्रावधान है इसके अंतर्गत। क्या है, सबसे पहला इसका मतलब क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब क्या संरक्षण प्रदान किया गया है वो जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि कोई भी ये आपको, यानी कि सपोज़ आपने कोई भी अपराध किया है आज। ठीक है, सबसे पहला हम समझ रहे हैं यहाँ पे, आपने कोई भी अपराध किया है आज, और आज उस अपराध का जो सज़ा है, यानी उसका जो पनिशमेंट है वो ये है कि आपको 4 महीने की सज़ा मिलेगी, 4 महीने आपको जेल में रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसी अपराध की सज़ा जो है वो 2 महीने पहले ये थी कि आपको 6 महीने यहाँ पर 6 महीने जेल में रहना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको क्या है कि अगर आप, यानी कि जो भी मुजरिम है या जो भी अपराधी है, आप या कोई भी है, ठीक है, उसको पकड़ा जाता है आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर, तो जो
उस एग्जैक्ट टाइम पर जब वो अपराध किया गया है, जब वो सज़ा दी गई है, वही सज़ा उसको दी जाएगी, चाहे फिर वो आगे चल के कम हो या फिर वो ज़्यादा हो, इससे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अभी जब ये 6 महीने हैं, आपने जब उसको अपराध को किया है तो वो 6 महीने ही मिलेगी, चाहे वो आगे चल के 2 साल की सज़ा हो जाए, आगे चल के चाहे वो 1 दिन की सज़ा हो जाए, इससे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। अब इसके अलावा बात आती है कि दोहरी क्षति, यानी कि मान लीजिए आपने कोई भी अपराध किया है, उसके लिए आपको कभी भी 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती है। ठीक है। ओके। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, इसलिए मेरे को बार बार खांसी आ रही है, तो मेरे को पॉज करना पड़ रहा है वीडियो को। दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि आप एक ही अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती है। ठीक है। थर्ड इसमें ये है कि आप किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई अपराधी है, उसने बेशक खूब बड़ा अपराध किया है, बहुत ही बुरा अपराध किया है, लेकिन आप उसको बाध्य नहीं कर सकते हो कि उस खुद के लिए ही वो कोई भी प्रूफ आपको प्रेजेंट करे। राइट। आप उसको बाध्य नहीं कर सकते कि आप अपने ही खिलाफ कोई सबूत दीजिए। ऐसा करने के लिए इस चीज़ से वो अपना खुद का संरक्षण कर सकता है। ठीक है। तो होपफुली आपको ये आर्टिकल 20 के अंतर्गत जितने भी 3 प्रावधान थे वो समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 21 की, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। ठीक है। अब जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, उसमें कई सारे वो हैं, यानी कि किस तरीके से किसी इंसान को जीवन जीने का अधिकार है, कई सारे उसको राइट दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल बता देती हूँ। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार। ठीक है। स्वच्छ वातावरण या फिर स्वच्छ पर्यावरण के साथ जीवन जीने का अधिकार। ठीक है। प्रदूषण रहित वायु होनी चाहिए। उसके अलावा निजता का अधिकार भी इसमें जोड़ दिया गया है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। उसके अलावा स्वास्थ्य का अधिकार, ये बहुत सारे इसमें पॉइंट हैं, तो वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि केवल यही आएगा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसी तरीके से पूछा जाएगा किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 21 याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया है। एक संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में ये हुआ था, और जिसके थ्रू क्या हुआ कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार है, यानी कि राज्य उनके लिए शिक्षा उनको प्रदान करने के लिए, उनका मतलब उनकी शिक्षा प्रदान करने के लिए, या फिर उनके स्कूल्स या फिर उनकी शिक्षा का पूरा अरेंजमेंट करवाएगा, ये उनका राइट है। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके अलावा यहाँ पर है अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, यानी कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होंगी, कुछ ऐसी स्थिति हैं जिनमें कोई भी व्यक्ति जो है वो गिरफ्तारी से किस तरीके से संरक्षण कर सकता है, वो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहले इसमें 2 तरीके के प्रावधान हैं, वो कौन से दो तरीके के प्रावधान हैं वो जान लेते हैं। ठीक है। गिरफ्तारी को 2 तरीके से यहाँ पर बताया गया है। पहला होता है, सपोज किसी भी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और उस व्यक्ति को उस अपराध के तहत मतलब पकड़ लिया गया, और उसको आपने जो भी उसकी सज़ा है, जो भी कानून है उस अपराध के लिए, ठीक है, उसके थ्रू आपने उसको सज़ा दी और उसको जेल के अंदर मतलब जेल के अंदर डाल दिया, जो भी उसको पनिशमेंट देना था वो दे दिया। इसको बोला जाता है दंड विषयक। ठीक है। नाम अलग दिया गया है उसको दंड विषयक। ठीक है। इसके अलावा एक और होता है जिसका नाम है निवारक दंड विषयक हिरासत, कह सकते हो आप उसे। उसमें क्या होता है कि अब किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर, यानी कि उसने पास्ट में कोई ऐसा अपराध किया है और अभी मतलब जो भी उसने अपराध किया है उसके लिए आप उसे पनिशमेंट नहीं देंगे, इनफैक्ट भविष्य में वो कोई ऐसा अपराध ना करे, यानी कि शक के आधार पर आप उसे दंड दे सकते हो। ठीक है। ये चीज़ इसमें होगी, यानी कि इसमें 2 प्रावधान किए गए हैं। ठीक है। दोनों के नाम मैंने आपको बता दिए, वो आप याद रखिएगा। अब जो भाग 22 है, यानी कि आर्टिकल 22 जो है, सॉरी मैंने भाग बोल दिया वहाँ पर,
इसमें संरक्षण किस तरीके से दिया जाता है वो जान लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो मैंने आपको बताया है यानी कि दंड विषयक जो है, उसमें देखिए क्या होता है, जो भी अपराधी है उसको क्या क्या राइट्स होते हैं इसके थ्रू वो बताना है, ठीक है। सबसे पहला तो कि आप उसे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, ये उसे जानने का पूरा पूरा राइट है कि उसके पीछे रीज़न क्या है, वो उसे जानने का पूरा अधिकार है। दूसरा, अगर आपने किसी भी अपराधी को गिरफ्तार किया है तो उसको अपना कोई भी वकील या फिर कोई भी विधि व्यवसायी जिसे कहते हैं, वो वकील ही बोलते हैं उसको, ठीक है, उसको अपना वकील करने का पूरा पूरा राइट होगा। उसके अलावा कोई भी यानी कि जो मजिस्ट्रेट है, जब भी उसने जो अपराध किया है उससे मतलब नहीं है, जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने उसको 24 आवर्स में वहाँ पर आपको पेश करना होता है, उससे पहले आप उसे कोई भी सज़ा नहीं दे सकते हो, ठीक है। ये एक रूल बना हुआ है, हालांकि ऐसा रियलिटी में होता कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने से पहले ही उसको पूरे तरीके से प्रताड़ित कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें ये रूल्स बनाए गए हैं। एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ये है कि ये सारे जितने भी राइट्स मिले हुए हैं ये केवल इंडियन पीपल के लिए हैं, ठीक है, किसी भी विदेशी को ये राइट्स नहीं मिले हुए हैं। ओके, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा आर्टिकल 22 जो है, इसमें एक दूसरा प्रावधान भी है, यानी कि दूसरे तरीके से दंड विषयक कानून जो है उसके अंतर्गत अगर गिरफ्तार किया जाता है तो जो विदेशी लोग हैं वो भी और इंडियन पीपल जो है वो भी, उनको उनके लिए ये संरक्षण प्रदान किया गया है। किस तरीके से संरक्षण दिया गया है वो यहाँ बात करेंगे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपराधी है, उसको 3 महीने से ज़्यादा उसकी जो है यानी कि उसकी जो सज़ा है वो 3 महीने से ज़्यादा बढ़ाई नहीं जा सकती है। यहाँ पर ये प्रावधान है, ठीक है। कब तक नहीं बढ़ाई जा सकती है, जब तक कि उसको जिस भी बोर्ड के थ्रू, यानी कि जो भी कमेटी है जिसने उसकी सज़ा सुनाई है, ठीक है, जब तक वो उसकी सज़ा को बढ़ाने का कोई रीज़न ना बताए तब तक उसकी सज़ा नहीं बढ़ाई जा सकती है 3 महीने से ज़्यादा, ठीक है। अब उस बोर्ड में होता कौन है, उस कमेटी में कौन लोग होते हैं, ये जान लेना ज़रूरी है। हाई कोर्ट के कुछ उसमें जजेस होते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के कुछ जजेस का वो एक बोर्ड होता है, वो लोग डिसाइड करते हैं कि उसकी सज़ा कब तक बढ़ाई जानी चाहिए, क्या उसके रीज़न्स होंगे, ये सारी चीज़ वही डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है ये इंडियन के लिए भी होती है और जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए भी होती है। होपफुली आपको आर्टिकल 22 समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल 23 से, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें आपको 23 और 24 दो अधिकार इसमें दिए गए हैं। अब कौन से हैं ये जान लेते हैं। पहला है मानव व्यापार, बलात्श्रम, बंधुआ मजदूरी पर निषेध, ठीक है। अब यहाँ पर ये अलग अलग से वर्ड दिए गए हैं, मानव व्यापार, बलात्श्रम और बंधुआ मजदूरी पर निषेध, यानी कि इन तीनों चीज़ों पर निषेध बताया गया है आर्टिकल 23 के द्वारा। अब वो कौन से पहले इनका एक बार हम इनका मीन्स समझ लेते हैं कि इनका मीन्स क्या है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ बोला गया है कि मानव व्यापार, यानी कि आप जैसे कि वर्ड से ही समझ रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी मनुष्य की, चाहे वो कोई महिला हो, बच्चा हो या फिर कोई पुरुष हो, किसी वस्तु के समान अब आप उसकी तस्करी नहीं कर सकते हो, किसी वस्तु के समान आप उसे बेच नहीं सकते हो, ठीक है। ये इस तरीके से पूरा निषेध है इसमें। अब बात आती है इसमें बलात्श्रम की, ठीक है। बलात्श्रम का मतलब होता क्या है, यानी कि इसका अर्थ है कि आप किसी भी व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध आप उससे कोई कार्य नहीं करवा सकते हो, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ये है। तीसरा, यहाँ बंधुआ मजदूरी पर निषेध दे रखा है, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति को सपोज़ एक आपने सुना होगा कि सिस्टम जो है, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक न्यूनतम मजदूरी यानी कि निर्धारित करती है कुछ अंश, ठीक है, कि इतना तो मूल्य दिया ही जाना चाहिए मज़दूरों को, ठीक है। तो अगर आप उससे कम मजदूरी में किसी व्यक्ति से काम करवा रहे हो तो वो बंधुआ मजदूरी के अंतर्गत आता है, जो कि पूरे तरीके से निषेध है आर्टिकल 23 के थ्रू, ठीक है। अब इसके लिए कुछ कानून भी बनाए गए हैं कि अगर कोई इनका हनन करता है, यानी कि इन कानूनों को कोई तोड़ता है, तो उसके लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, जैसे कि बंधुआ मजदूरी व्यवस्था या फिर निरसन अधिनियम 1976 है, ठीक है। उसके अलावा एक और बनाया गया है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948,
और एक और है ठेका श्रमिक अधिनियम 1970, कई सारे कानून बनाए गए हैं। और इसके अलावा एक और है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, ठीक है। 1976 वाला जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976, ठीक है। 23 आर्टिकल पूरा हो चुका है। अब यहाँ बात करेंगे आर्टिकल 24 की, जिसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खनन इत्यादि जोखिमपूर्ण जगहों पर काम का प्रतिषेध, यानी कि वैसे तो यहाँ पर कुछ समझाने वाला है नहीं, इसी से समझ में आ रहा है कि कोई भी बच्चा जो 14 वर्ष से कम उम्र का है, आप उस बच्चे से किसी भी फैक्ट्री या फिर किसी भी कारखाने में कोई भी कार्य नहीं करा सकते हैं, ठीक है। हालांकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि रियलिटी में काफ़ी सारे कारखानों में, होटल्स में, बहुत सी जगहों पर काम करते हैं, लेकिन इसमें जो है बताया गया है फंडामेंटल राइट्स में कि ये प्रतिषेध है और इसके लिए कई सारे कानून भी बनाए गए हैं, ठीक है। बाल श्रम अधिनियम 1986 है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये तो, ठीक है। इसके अलावा बाल नियोजन अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, बहुत सारे अधिनियम बनाए गए हैं। बागान श्रम अधिनियम 1951, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1951, प्रशिक्षु अधिनियम 1961, बहुत सारे अधिनियम हैं जिनसे जो कि इस आर्टिकल 24 की रक्षा करते हैं, ठीक है। चलिए, उसके अलावा हम यहाँ बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से 28 तक दिया गया है। अनुच्छेद 25 में क्या है, ठीक है। आर्टिकल 25 की बात करेंगे, जिसमें धर्म को मानने, आचरण करने तथा उसके प्रचार का अधिकार इसमें दिया गया है। देखिए, इसमें वैसे यहाँ पर सारे नाम दे दिए गए हैं कि किस किस चीज़ का राइट आर्टिकल 25 के तहत दिया गया है। मैं यहाँ पर एक वर्ड को एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला है इसमें धर्म को मानने, यानी कि आप किस धर्म को मानते हो। सबसे पहले आपको इसका पूरा पूरा अधिकार है कि आप किस धर्म को मानते हो। अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसको भी आपको मानना आप मान सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आप किस तरीके से मानते हो, यानी कि आपको किस तरीके से उसकी पूजा करनी है, किस तरीके की आपकी आस्था है, आपको मानना है या नहीं मानना है, ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। वो एक अलग बात है कि आजकल इन सब चीज़ों को थोप दिया जाता है, बट आप अपने तरीके से जिसकी भी पूजा करना चाहते हो, किस मूर्ति की पूजा करनी है, मूर्ति पूजा को आप मानना है नहीं मानना है, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। प्रसार का अधिकार, यानी कि आपको अपने धर्म का प्रचार करने का पूरा पूरा राइट है, ठीक है। तो आप अपने धर्म का पूरे तरीके से प्रचार कर सकते हो, सो ये आपको पूरा अधिकार है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है, एक इस अभी प्रचार को लेकर मेरे को एक चीज़ ध्यान आई कि मोस्टली जो ईसाई लोग होते हैं, ये आपने देखा होगा और आपने पढ़ा भी होगा पहले हिस्ट्री में, कि ईसाई लोग जो हैं वो अपने धर्म का बहुत प्रचार और प्रसार करते हैं, ठीक है। तो जो हिंदू हैं, मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक जो ईसाई लोग हैं वो प्रचार कर रहे थे और जो हिंदू हैं वो उनको पकड़ के, मतलब जो भी है, मारपीट कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप इसका प्रचार क्यों कर रहे हो। तो उसने कहा, जो ईसाई था उसने एक बात बोली थी कि हम इसका प्रचार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो बाइबल है, यानी जो हमारी धार्मिक पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ है कि हम अपने धर्म का हमें प्रचार करना चाहिए। आपकी जो रामायण है या फिर भागवत है या जो भी है, उसमें ऐसा कहीं पर लिखा नहीं गया, इसलिए आप उसका प्रचार नहीं करते हो। सीधा सा उसका रीज़न था। लेकिन आपको अब देखिए, ये चीज़ यहाँ पर ये मेंशन की गई है कि जो हमारा संविधान है उसमें जितने भी रूल्स लिखे गए हैं वो रियलिटी में कहीं पर भी लागू नहीं होते हैं, ठीक है। वरना अगर सच में वो लागू होते तो ऐसा कहीं होता भी नहीं। मैं ईसाई धर्म का फेवर नहीं कर रही हूँ या फिर हिंदुओं के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैंने सिर्फ एक यहाँ पर चीज़ सामने रखी है कि रियलिटी में होता क्या है और संविधान में क्या लिखा गया है। बहुत से ऐसे रूल हैं, 99% चीज़ें ऐसी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो यहाँ पर रियलिटी में इम्प्लीमेंट होती ही नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मेंशन की गई है कि सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता इसी के अंतर्गत आती है। जो सिख लोग होते हैं उनके पास, अगर आपने देखा हो तो उनके पास एक चाकू के तरीके से कुछ होता है, तो वो उनके, यानी कि आप उसे हथियार के रूप में नहीं मानेंगे, वो उनके धार्मिक यानी कि उनके धर्म के अंतर्गत उसको माना जाएगा। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ये एक रूल है, ठीक है, ये एक लॉ है। तो आप उन्हें
प्रताड़ित नहीं कर सकते इस चीज़ से कि आपके पास कोई भी हथियार है या फिर कुछ भी। दूसरा यहाँ पर एक चीज़ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द, यानी कि आर्टिकल 25 में जो हिंदू शब्द मेंशन हुआ है उसमें आप उस हिंदू शब्द से किन किन लोगों को इंगित करते हो या फिर किन किन धर्मों को इंगित करते हो, ये यहाँ मेंशन है। और कई बार ये क्वेश्चन बना है, बौद्ध, जैन एवं सिख उसमें हिंदू शब्द के अंतर्गत माने जाएंगे, पारसी नहीं माने जाएंगे। ठीक है, कई बार ये प्रश्न बना है कि वो पारसी को भी वहाँ पर जोड़ देता है और लोग वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पारसी नहीं माने जाएंगे, पूरा सेंटेंस पढ़ लीजिएगा। ओके, आर्टिकल 25 होपफुली आपको समझ में आया हो। अब बात करेंगे आर्टिकल 26 की। आर्टिकल 26 में दिया गया है कि धार्मिक प्रबंधन करने का अधिकार, यानी कि आप अपने धर्म का, आपको भागवत करवानी है, रामायण करवानी है या फिर कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करवानी है अपने धर्म से रिलेटेड, आप करवा सकते हो, आपको पूरा पूरा राइट है। ठीक है, सॉरी। आर्टिकल 27 में ये प्रावधान है धार्मिक कार्यों को संपोषित करने का अधिकार। देखिए बात एक्चुअली ये है, इसमें यहाँ जो टाइप किया गया है इसका रियल जो मीनिंग है वो ये है कि आप किसी भी व्यक्ति को, सपोज आप कुछ करवा रहे हो, आप किसी भी धार्मिक आप यज्ञ कहें या कुछ भी कहें, आप किसी भी चीज़ का आयोजन करवा रहे हो, आप किसी व्यक्ति से, जैसे चंदा मांगने आते हैं बहुत से लोग, आपने देखा होगा कि हम यहाँ पर भागवत का आयोजन करवा रहे हैं या फिर किसी रामायण का, कुछ मेरे मुँह से वही वर्ड ज़्यादा निकल रहे हैं। ठीक है, तो आप किसी से ज़बरदस्ती कोई चंदा नहीं ले सकते हो, ज़बरदस्ती पैसा नहीं ले सकते हो कि इसमें आप इतना पैसा दीजिए। ठीक है, वहीं एक चीज़ होती है, यानी आप धर्म के आधार पर किसी से भी पैसे नहीं ले सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो, किसी से ज़बरदस्ती पैसे नहीं ले सकते हो, किसी की इच्छा है श्रद्धानुसार, तभी आपने देखा होगा कई बार बोलते हो श्रद्धानुसार आप देना चाहें दे सकते हो, नहीं देना चाहते तो मत दो। दूसरी चीज़, अगर आप कहीं मंदिर पर जाते हो या फिर किसी कहीं दूसरी जगह जाते हो, दूसरे राज्य में जाते हो, तो कई सारे ऐसे टेम्पल्स होते हैं जहाँ पर कई सारे शुल्क लिए जाते हैं, समझ रहे हो, कई सारे टैक्स लिए जाते हैं, तो वो टैक्स इंपॉर्टेंट है, उन पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी, यानी कि वो आपसे धर्म के आधार पर नहीं ले जा रहे। वहाँ पर अगर कोई मुस्लिम भी घूमने जा रहा है या फिर कोई भी व्यक्ति घूमने जा रहा है, कोई फॉरेनर्स आ रहे हैं, उनसे भी वो टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, वो इसलिए लिए जाते हैं कि आपको कुछ सुविधाएं वहाँ पर दी जा सकें। ठीक है, सिर्फ इतना सा इसका मीनिंग है। अब बात करेंगे आर्टिकल 28 की, धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने का अधिकार। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना मीनिंग है, देखिए छोटी सी चीज़ है, आप उसे समझिएगा। सपोज कोई भी संस्थान है राज्य के द्वारा स्थापित, ठीक है, उसमें राज्य के ही द्वारा आवंटित धन के आधार पर उसमें कोई धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। ठीक है, आप किसी भी व्यक्ति को जब तक वह नहीं चाहता है तब तक आप उसे उस धर्म से रिलेटेड, चाहे वो हिंदू है और हिंदू से ही संबंधित वहाँ पर शिक्षा दी जा रही है, आप उसे बाध्य नहीं कर सकते हो। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस धर्म की शिक्षा लेनी है या फिर आपको वह उस व्यक्ति को वहाँ पर शिक्षा लेनी है या नहीं लेनी है। ठीक है, ये उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, उसको पूरे तरीके से उससे पूरा उसका अधिकार है, उससे स्वतंत्रता है। ठीक है, किसी भी धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से उसको पूरे तरीके से स्वतंत्रता है, वो चाहे तो उसमें प्रेजेंट होगा, चाहे तो वह नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा अब हम बात करेंगे 5th वाला जो हमारा फंडामेंटल राइट है, यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं। ये इसमें कहा गया है, पहला है, देखिए सबसे पहले एक बात यहाँ पर मेंशन की गई है, यह अधिकार धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान केवल धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को ही मान्यता देता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये प्रश्न कई बार बना है, डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया गया है, और आई थिंक मैंने भी कल परसों टेस्ट सीरीज में पूछा था कि भारतीय संविधान में किस प्रकार के अल्पसंख्यकों को जो है मान्यता दी गई है। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 29 में। ठीक है, क्या दिया रखा है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अब क्या संरक्षण है, किस तरीके से संरक्षण किया जाना है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हितों का संरक्षण की बात की गई है। देखिए जो भी अल्पसंख्यक, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, हमारा जो संविधान है ना, उसमें अल्पसंख्यक वर्ड को कहीं पर भी डेफिनेशन
डिफाइन ही नहीं किया गया है कि अल्पसंख्यक होंगे कौन, ठीक है। अब आप इस नाम से अपने आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अल्पसंख्यक कौन होंगे, ठीक है। एक्चुअली इनको क्या क्या राइट्स होते हैं वो जान लेते हैं। इनके हितों का संरक्षण इस नाम से ही पता चल रहा है। समझ रहे हो कि मैं अगर अपने हित का संरक्षण कर रही हूँ, मैं अपनी भाषा का संरक्षण कर सकती हूँ, मैं अपनी जाति का संरक्षण कर सकती हूँ, मैं अपनी हर चीज़ का संरक्षण कर सकती हूँ, अपने नृत्य का, अपनी कल्चर का, अपनी संस्कृति का। तो इसी तरीके से अल्पसंख्यकों को भी अपने हित का संरक्षण करने का पूरा पूरा राइट होता है। बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति, है ना, इन सब की सुरक्षा करने का, ठीक है। इसके अलावा किसी भी नागरिक को, यानी कि किसी भी सिटीजन को राज्य के अंडर में आने वाला कोई भी संस्थान हो, ठीक है, उससे अगर कोई भी हेल्प मिल रही है, यानी कि कोई भी संस्थान है, चाहे वो धर्म या जाति या भाषा के आधार पर हो, ठीक है, उसमें अगर प्रवेश उसको लेना है तो उससे कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। समझ रहे हो ना आप, यानी कि राज्य ने किसी भी संस्थान को स्थापित किया, ठीक है। अब आप अगर मान लीजिए कि कुछ भी कह सकते हो आप, हिंदू या फिर हिंदू या मुस्लिम, आप किसी की कास्ट के आधार पर, किसी की भाषा के आधार पर, या फिर किसी की जाति, यानी सेम है कास्ट एंड जाति जो भी है, आप उसको रोक नहीं सकते हो कि आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते हो या फिर आप इसमें नहीं आ सकते हो। तो इस चीज़ के आधार पर आप किसी को नहीं रोक सकते हो। तो दो आधारों पर संरक्षण किया जाता है, वो मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। आर्टिकल 30 जो है, इसमें है अल्पसंख्यकों की शिक्षा का संरक्षण, यानी कि जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनको जो है अपनी रुचि के आधार पर शिक्षा लेने का, या फिर अपनी रुचि के आधार पर शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का पूरा पूरा अधिकार होगा, ठीक है। यानी कि सॉरी, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया इस वर्ड को, उनको अधिकार नहीं होगा, यानी कि जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनकी रुचि के आधार पर शिक्षा संस्थानों का स्थापना करने का अधिकार राज्य का होगा, ठीक है। राज्य उनकी रुचि के आधार पर शिक्षा संस्थानों की स्थापना करेगा, ओके। इसके बाद आपका लास्ट यहाँ पर बचा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। जो वैसे मैं इसको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इन शॉर्ट यहाँ फिर बता देती हूँ। अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का ऊपर से लेके, मैंने आपको बता दिया है 12 से लेकर के, मैं तो यहाँ पर चलिए ठीक है 14 से मान लेते हैं, 14 से लेकर के 30 तक अगर कोई भी हनन होता है आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का, तो आप आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जा सकते हो, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसमें आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि मूल अधिकारों के हनन के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार दिया गया है कि आपके फंडामेंटल राइट का कोई भी हनन नहीं कर सकता है। आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 32 में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है आपको। अब हम बात कर लेते हैं, एक फैक्ट है यहाँ पर, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये चीज़ कई बार पूछी जाती है, तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपकी रिट आ जाती हैं। मैं एक चीज़ भूल रही हूँ, मैंने आपको आर्टिकल जो संपत्ति का अधिकार है वो चीज़ मैंने मेंशन कर दी है ना। 44 अमेंडमेंट 1978 हुआ था, जिसके थ्रू हमारा जो संवैधानिक अधिकार था आर्टिकल 31 के तहत संपत्ति का अधिकार, उसको आर्टिकल 300 या फिर ए कह सकते हो, उसके तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया था। सबसे ऊपर ही मेंशन कर दी थी, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने दोबारा मेंशन किया है। इसके बाद हम रिटों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, हालांकि यहाँ से प्रश्न बनता नहीं है, तो बस थोड़ा सा हम उस चीज़ को जान लेते हैं कि कौन सी रिट है। एक बार मैं आपको सारी आपके सामने पढ़ देती हूँ बस, और कुछ नहीं है इसमें समझने वाला, ठीक है। तो चलिए ये हम थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं रिटों के बारे में। फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में हेबियस कॉर्पस कहा जाता है। एक्चुअली यहाँ पर इंग्लिश में इसलिए नाम मेंशन किए गए हैं क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम में आपसे वो हिंदी में नहीं पूछेगा, बहुत रेयरली पूछा जाता है, हमेशा इंग्लिश में ही ये नाम लिखे आएंगे, यानी कि स्पेलिंग्स नहीं आएंगी, बट हिंदी में ही लिखेगा, वो इन्हीं को लिखेगा, इन्हीं वर्ड्स को, ठीक है। हेबियस कॉर्पस ही लिखाएगा वहाँ पर। इसके द्वारा क्या होता है, न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी हो तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश दे सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। नेक्स्ट है परमादेश, यानी कि मैंडेमस। यह सरकारी अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का पालन करवाने हेतु संरक्षण
पालन करवाने हेतु परमादेश जारी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। इसके अंतर्गत क्या होता है, ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालयों पर निषेध लगाता है कि यह कार्य आप ना करें, यह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ठीक है। उसके अलावा यानी कि आप किसी भी चीज़ को और किसी भी व्यक्ति को रोक देते हो, उसके काम में बाधा डाल देते हो उस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है उत्प्रेषण यानी कि सर्ट्योररी। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालयों पर निषेध लगाता है, यह कार्य, सॉरी मैंने दोबारा से उसको पढ़ दिया। इसके अंतर्गत ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय की आदेश जारी करता है कि आप इस लंबित मुकदमे को मेरे पास भेज दें क्योंकि ये आपके क्षेत्र से बाहर है। दोनों में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, ये दोनों में आप लोग कंफ्यूज नहीं होएगा प्लीज़, ठीक है। दोनों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ओके। देखिए ऊपर वो क्या कह रहा है, इसमें आप वो एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, यानी कि एक आदेश जारी कर रहा है, ऊपर वो पूरे तरीके से निषेध लगा रहा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है प्रतिषेध, यहाँ दिया भी गया है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण में अंतर क्या है, ठीक है। प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्यवाही चल रही हो, इसका मूल उद्देश्य कार्यवाही को रोकना है, ठीक है। जबकि उत्प्रेषण रिट कार्यवाही समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से जारी की जाती है। मैंने आपको अभी तुरंत बताया था, ठीक है, ऊपर, और अच्छे तरीके से यहाँ पर ये इसको डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यानी कि लास्ट जो आपकी 5वीं है वो है आपकी को वारंटो यानी कि अधिकार प्रक्षा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय इस आदेश द्वारा उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। ये 5 रिट हैं, पांचों के आपको केवल नाम याद होने चाहिए। इन शॉर्ट यहाँ पर सब कुछ डिफाइन कर दिया गया है, आप उसे पढ़ सकते हो, मैंने आपको समझा दिया है। अब हम आर्टिकल 32 के तहत मैंने आपको ऊपर भी समझाया था, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसको 5 रिट जारी करने का राइट होता है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, वैसे नीचे लिखा हुआ होगा, हाँ जी बिल्कुल, हमने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझाने वाली होती हैं, वो मैं समझा देती हूँ आपको। तो आर्टिकल 32 में क्या है, केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यह है उच्चतम न्यायालय की बात। अंतर बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या उनकी रिट जारी करने में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। बात करें अगर उच्च न्यायालय की, सबसे पहले तो इनके आर्टिकल में ही डिफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट का कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 32। और हाई कोर्ट का कौन सा? आर्टिकल 226। इसके तहत मूल अधिकारों के साथ साथ यह अन्य मामलों में भी 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। वो 5 रिट यही होंगे। यही कारण है कि रिट जारी करने के मामले में जो हमारा हाई कोर्ट है उसके पास ज़्यादा अधिकार है, किसकी अपेक्षा? सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा, ओके, ठीक है। 3 आर्टिकल्स आपके बचे हुए थे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 12 से 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको पूरे समझा कर जाएंगे। आर्टिकल 33 पर हम चल रहे हैं, 32 तक हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। 33 में क्या होता है कि संसद द्वारा, यानी कि संसद को ये राइट होता है कि वह सेना या खुफिया विभागों के कुछ कार्यों या फिर मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है। हमारी पार्लियामेंट को ये पूरा राइट है। नेक्स्ट है आर्टिकल 34 के तहत संसद द्वारा किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर, मान लीजिए किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है, वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स पर रोक लगा सकती है। कौन? हमारी पार्लियामेंट। आर्टिकल 35 में सिर्फ इतना सा अधिकार है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। बहुत ही ईजी से है, ये मैंने आपको समझा दिए हैं। होपफुली मैंने आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से कवर करके समझा दिया होगा। देखिए यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, हम मेंस के आधार पर नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल प्रीलिम्स के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जाना है उतनी चीज़ें कवर करनी है, इससे ज़्यादा नहीं कवर करनी है, ठीक है। इट्स ओके, चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, अगर किसी को, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर PDF की नीड है तो वैसे तो इसके नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का, वहाँ पर जाकर के आप लोग सारी जानकारी ले सकते हो।
अगर उसके अलावा कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, जिसके थ्रू आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आप किस तरीके से PDF ले सकते हो। ठीक है, सो और तो कुछ नहीं बचा है। इसके अलावा हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके थ्रू आप सारी चीज़ें कवर कर सकते हो। पॉलिटी की सीरीज़ है, इसमें 5-6 चैप्टर, आपके 7 चैप्टर कवर हो जाएंगे। ये दूसरा पार्ट है फंडामेंटल राइट का। ठीक है, तो इट्स ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना और दूसरों का भी।